गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। फिर से बता रहे हैं, देखिए ज़रा ये क्वेश्चन फिर से बताना पड़ेगा। हाँ तो हम मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री से और क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 से हम मिल रहे हैं। इसमें ये कह रहा है, एक चीज़ और है इसमें लिखा हुआ है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। कहता है यदि एंगल A1 A2 A3 मतलब अगर आपकी उसमें समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन ये होगी, नहीं तो फिर हम इस ट्राइंगल्स में अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते हैं। यानी अगर हम ये मान लें तो हम ये कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी के ये समांतर श्रेणी में है इन एक, है ना। ये इतना क्लियर है। अब बात आती है आगे हम पढ़ते हैं। इतना हम लगा चुके थे तो इसलिए थोड़ा सा कम रिवाइज किए हैं, बाकी हम देख रहे हैं। ये कहता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ा एंगल जो है वो छोटे का 3 गुना बड़ा है। यहाँ पर अल्फा में बीटा जोड़ोगे शायद सबसे बड़ा हो जाएगा, और अल्फा में बीटा घटा दोगे तो शायद सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, कहता है सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे वाले का 3 गुना है। फिर से देख लीजिए, इसमें ये लिखा है सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे वाले का 3 गुना है तो उसका मान डिग्री या रेडियन में याद कीजिए। ये कंडीशन हो गई। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, या ये इधर जाएगा, या ये इधर समथिंग कुछ भी आप कर सकते हो। दोनों को इधर ले आओ या बीटा को उधर ले आओ, यानी कुल मिला के अल्फा माइनस 3 अल्फा और माइनस बीटा 3 बीटा और माइनस में बीटा। ये घटेगा तो -2 अल्फा और ये जुड़ेगा तो -4 बीटा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो कुल मिला के अल्फा इक्वल टू क्या मिला? 2 बीटा मिला। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब हमें बीटा का अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिल चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं इक्वेशन के पास। इक्वेशन आपसे क्या कहता है सेकंड कंडीशन में? इतना शायद आप जान चुके हैं, इतना हम मिटा रहे हैं। कहीं जरूरत होगी तो हम इसे फिर से लिख लेंगे, वैसे आपको ये याद हो चुका। तुम लोग नहीं लिखे, चलिए। हाँ तो हम यहाँ बात करते हैं, फिर से बात करते हैं कि इस सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि अगर एंगल्स हैं तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और ए की वैल्यू आपको रखना है अल्फा माइनस बीटा, बी की वैल्यू रखना है अल्फा, सी की वैल्यू रखना अल्फा प्लस बीटा, और दिखा देना 180। ये और ये कट जाएगा 1 2 3, यानी 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा? 60 मिल जाएगा। यानी एक वैल्यू आपको मिल चुकी है 60, ठीक है ना। अब अगर एक वैल्यू 60 मिल चुकी है तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 360 इक्वल टू 2 बीटा, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 30। एक वैल्यू ये में आ गई। अब इन दोनों को अगर हम उठा के कहाँ रख दें, कहीं ऐसे एंगल में, जैसे एंगल ए अल्फा माइनस बीटा यानी 60 माइनस 30 कितना आया? 30। एंगल ए मिल गया। एंगल बी अल्फा दिया और अल्फा आप निकाल चुके हो 60, बी मिल गया। एंगल सी अल्फा प्लस बीटा दिया यानी 60 प्लस 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 90। कोई प्रॉब्लम है? लिख लीजिए। 7 नंबर ये कह रहे हैं, 7 की हम बात कर रहे हैं। 7 नंबर ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज के कोणों का समांतर श्रेणी में किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। जहां समांतर की बात आए वहां तुरंत मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू अल्फा, एंगल बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, एंगल सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। 3 कोण हैं जो ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का अंतर समान। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि यदि आगे कह रहे हैं डिग्री में सबसे छोटे एवं किसी समांतर श्रेणी के कोण समांतर में है तो तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोणों का अनुपात जो है 36:पाई है। डिग्री में सबसे छोटे और रेडियन में सबसे बड़े। चलिए एक बार आप लोग उतारते रहिए, हम एक बार फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। ये कह रहा था कि एक त्रिभुज है, आप लोग भी उतारते रहिए। ये कह रहा था कि एक त्रिभुज है
और त्रिभुज के तीनों कोणों को जो है समांतर श्रेणी में रखा गया है। जब समांतर श्रेणी की बात आती है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग एक एंगल अल्फा, एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अगर रेशियो देखें, फर्स्ट कंडीशन में दिया कि बड़े छोटे और बड़े कोण का रेशियो इतना है, इसको चेंज किए तो 1/5 बनेगा, और उसके बाद इन 5 का इनसे गुणा और इसका इनसे गुणा तो ये बन जाएगा, और 5 से इनसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और एक अल्फा को इधर लाएंगे, इसको बीटा को इधर ले जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर बीटा इक्वल टू 2/3 में रिलेशन आ जाएगा। इतना हम पहले बता चुके थे, लेकिन कुछ एरर के कारण हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। अब ये कोणों का योगफल 180 अंश है, यानी अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 है। ये कह रहा है 180 है। अब अगर इतना लिखा हुआ तो हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि बीटा बीटा काट देते हैं, और 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो अल्फा इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 60 उठाकर यहाँ रखेंगे तो बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू 60, तो ये 3 दूनी 6, और ये कटेगा आपका बीटा का मान कितना आ जाएगा 40। समझ में आया? तो अल्फा का मान 60 और बीटा का मान 40 मिल चुका है। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे छोटा कोण निकाली, तो सबसे छोटा कोण आप क्या मान रहे हो? यहाँ पर देखो, ध्यान दो, ये आपका हो गया एंगल ए, और एंगल बी निकालने के लिए आप अल्फा में से बीटा घटा रहे हो, तो 60 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा 20। और एंगल सी आप मान रहे हो, तो सी में मतलब अल्फा प्लस बीटा मान रहे हो, तो अल्फा 40 है और ये सॉरी कितना 60 है, और ये कितना है 40 है, तो आपका हो जाएगा 80, 100। यानी एक एंगल आपको 20 मिलेगा, एक एंगल आपको 40 मिलेगा, और एक एंगल आपको 100 मिलेगा। 20, 40, 100 समांतर श्रेणी में है, और आप देख रहे हैं कि ये जो छोटा एंगल है इसका जो है अनुपात वो 36/पाई है ना। लिख लीजिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पढ़ते हैं। 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। ये तो कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 3, 4 और 5 के अनुपात में है, यानी तुरंत हम लिखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, और अगर हम त्रिभुज के कोण देखें तो कोण का रेशियो A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, यानी ये A, B और C का अनुपात है। अब इतना तो आप कई बार पढ़े हैं कि अगर ये ऐसा दिया है तो एंगल A का मतलब हो जाएगा 3x, एंगल B का मतलब हो जाएगा 4x, एंगल C का मतलब हो जाएगा 5x। मान चुके हो इतना। अब बात आती है कि अगर A, B, C दिया है तो हम इनको जोड़ दें कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 कर दें, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, 4, 3, 7, 7, 5, 12 x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/12, और x की वैल्यू जो है यहाँ से निकलेगी कितनी, 6, 3 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? अरे 12 1 12, 6 18, 12 5 60, 15 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। क्लियर? वो भाग दे देना अगर कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमें x मिल चुका। अब x मिलने का मतलब है कि 3 × 15 = 45, 4 × 15 = 15 चौका 60, और फिर 5 × 15, 15 पचे 75। ये हमें 3 एंगल मिलेगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिग्री में सबसे छोटा तथा रेडियन में सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा डिग्री में चाहिए, सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 45 मिल चुका है। सबसे बड़ा इसमें रेडियन में पूछ रहा है, सबसे बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से एंगल C इक्वल टू 75, इसको π/180 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये बन जाएगा आपका रेडियन, क्योंकि हमने रेडियन चेंज करना आपको बताया है। 15 बचे 75, 15 बरही 180, यानी 5π/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? क्लियर है ना? लिख चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इजी होगा तो आप लोग लगा लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। चलिए, कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 70 और 70G दिया है, और उसके बाद 5π/60 दिया है, और उसके बाद C दिया है, यानी तो रेडियन में दिया है, और चौथे कोण का मान पूछ रहा है।
सब तो सही है, बस एक चीज दिया उसमें थोड़ी कंफ्यूजन भले ही होगी, है ना। तो हम देख लेते हैं इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में ये कहता है कि एक आपका जो है क्वाड्रेटर है, क्वाड्रेटर लगभग ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया। एक एंगल ए जो है वो आपका दिया 70 डिग्री, एक एंगल बी जो है वो आपका दिया 70 जी, जी मतलब ग्रेड, आप सभी देखे भी है। और एक एंगल सी, और सी मतलब दिया है 5 पाई बाई कुछ समथिंग, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 दिया है और सी दिया। और एक एंगल डी है वो आपसे पूछ रहा है, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हमें इन सबको एक फॉर्मेट में चेंज करना है, क्योंकि जब तक एक फॉर्मेट में नहीं रहेंगे तब तक ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए, और a = 70 डिग्री में है, छोड़ देंगे एकदम सही है। डिग्री में हम सभी चेंज कर सकते हैं ना, डिग्री चेंज करना आसान है, ये भी डिग्री बन जाएगा और ये भी डिग्री बन जाएगा, क्लियर। चलिए आगे हम चलते हैं एंगल बी के पास और लिख देते हैं, कितना लिखा 70 जी। और हमें ये पता है कि अगर कहीं 100 जी लिखा हो तो हमें 90 डिग्री लिखते हैं, याद आया कुछ, क्लियर। अब यहाँ से अगर हम 1g निकालते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 1g का मतलब हो जाएगा, 1g का मतलब 9/10 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी = 70 × 9/10, और ये डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो हम इसलिए इसका होल डिग्री लगा देते हैं। समझ में आया, अभी तक क्या था, जी था, अब क्या बन गया है, डिग्री बन गया। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 63 डिग्री, एंगल बी भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं एंगल सी से, और सी आपका कहता है, एंगल सी आपका कहता है 5 पाई बाई 6, ईजी है, 5 × पाई का मान केवल रख देना है और कुछ नहीं, 3 × 6 = 18, यानी आपका हो जाएगा 150 डिग्री एंगल सी की वैल्यू। तीनों मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम डी निकालना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी = कितना, 360, पता है, याद भी होगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 है ना। अगर आप नहीं जानते हो तो चतुर्भुज है, निकाल सकते हो, n-2 × 180 से आराम से निकल जाएगा, क्लियर। ये फार्मूला आपको बताए हैं। चलिए अब a का मान यहाँ से 70, b का मान जस्ट अभी निकालो 63, c का मान जस्ट अभी निकाल चुके हो 150, और d का मान माने हो x, और 360 हो जाएगा, है ना। इनको आप जोड़ लीजिए, 3 है यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 7 6 13, 13 5 18 की 8 हो जाएगा, 1 1 2 283 प्लस x = 360, तो x = 360 में से 283 लेस कर दोगे, और लेस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, कितना लेस किए, ये आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और ये आपका बस 77 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और इसे ही हम नाम दे रहे हैं एंगल डी, चौथा कोण लिख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, 10 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, समझने लायक है। 10 क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो समझ लो आपको आधी गणित तो इसकी आ गई, इस लेसन की आ गई, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट 10 है और 10 ही जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो अभी तक ये सब कुछ भी नहीं था, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ये सब आ जाएगा आपको, लेकिन जो 10 है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और ऐसे ही क्वेश्चन 100% है कि आपको पेपर में मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है कि 4 बजे वृत्तीय माप में घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य का कोण क्या होगा। 4 बजे वृत्तीय माप में, है ना। अब ये 4 बजे, 4 बजाइए पहले आप, देखिए 4 कैसे बजेंगे। ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी में ये आपके जो है 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, इतना आपको पता है। जब 4 बजेगा तो एक सुई तो यहाँ पर रहेगी और एक सुई यहाँ पर रहेगी, बड़ी वाली सुई यहाँ पर रहेगी और छोटी वाली सुई यहाँ पर रहेगी। बताइए, इतना तो आप समझ ही जाओगे कि ये 4 बज रहे हैं, क्लियर है ना। अब अगर ये 4 बज रहे हैं तो हमसे ये पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा डाटेड ऐसे मिला दो, इसको थोड़ा सा डाटेड,
हमसे ये पूछ रहा है कि 4 बजे तक इनके बीच घंटे की सुई और घड़ी की सुई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। यानी घंटे की सुई कौन सी है, ये है, और घड़ी की सुई कौन सी, मिनट की सुई कौन सी है, ये। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कहता है कि अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में जो सुई है, सुई वो 360 डिग्री बनाती है। यहाँ से होल 12 घंटे होते हैं और बनाया गया कोण कितना, 360 हो जाएगा। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में सुई जो है 360/12 यानी 12 3 36 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हम अगर 4 यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे कितने घंटे लगे, 4 ही घंटे तो लगे हैं। तो अगर हम 4 घंटे की बात करें, 4 घंटे में, तो 4 घंटे में 4 × 30 डिग्री यानी 120 डिग्री का कोण वह बनाएंगे। क्लियर है ना। 120 डिग्री के कोण हमें यहाँ से लेकर और यहाँ पहुँचा देंगे। समझ रहे हो, क्लियर है ना। अब ये कहता है कि हमें 120 नहीं चाहिए, हमें घंटे और सुई के बीच मिनट के बीच का कोण चाहिए, ना कि मिनट और घंटे के बीच का। कहने का मतलब समझिए, मिनट घंटा कहता तो आपका 120 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, घंटे और सुई के बीच का कोण चाहिए। तो जब आप घंटे और सुई के बीच में जाओगे तो यहाँ पर लिखोगे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बराबर, ध्यान दो, पूरा होल यहाँ से यहाँ तक कितना है, और उसमें से इसको घटा दिया जाए तभी तो इतना निकलेगा। तो घटा दीजिए 120, कितना आया 240। अब 240 ये सब डिग्री में आ रहे हैं, लेकिन आंसर आपका रेडियन में मिलेगा। तो तुरंत आप 240 लिखो, π/180 से भाग दे दो, आपका ये और ये हो जाएगा, 4 छक 24, 4 3 18, 4π/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। चलें, चल मिटा दो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कहा, लेकिन बस थोड़ा सा लॉजिक जरूर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, फिर से देख लेते हैं, 3:30 बजे किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। जब 3:30 बज रहे हैं तो उनके सुइयों के बीच ना घंटे की बात कहा है ना मिनट की बात कहा है, खाली 3:30 बजे सुइयों के बीच का कोण पूछा है। ठीक है ना। तो हम पहले 3:30 बजा लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। जब 3:30 बजेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा रहेगा। जहाँ तक है ये आपका क्या है, 4 है, 4 थोड़ा सा सही से बजाया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। अब अगर 3:30 बज रहा है तो 3:30 का मतलब एक सुई जो है आपकी यहाँ रहेगी, मतलब इसके आधे में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सुई आपकी यहाँ रहेगी और एक सुई आपकी यहाँ रहेगी, 6 कुछ ऐसा ही बजेगा। क्लियर है ना, बजेगा कि नहीं। अरे भाई 3:30 मतलब 3:30, 3 के बाद आधे पे आएगी छोटी वाली और बड़ी वाली कहाँ पहुँच जाएगी, 6 पे, तभी तो 3:30 बजा। अब इनको हम थोड़ा सा मिला देते हैं, यहाँ से इनको ऐसे मिला दो और इनको ऐसे मिला दो। ये तो बात हो गई एक कह सकते हैं क्लॉक की। ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि 3:30 बजे यहाँ पर ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है 3 से 1/2। 3:30 बजे तक के अगर हमें एंगल निकालने हैं तो हम फिर से वही करते हैं, 12 घंटे में 360 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री हो जाएगा, जस्ट अभी निकाल चुके हो। और 3 सही 1/2 घंटे की अगर हम बात करें 2 घंटे में, तो 2 घंटे में जब हम बात करते हैं तो 3 दूनी 6 7, 7/2 × 30 और 15 7 105 हो जाएगा। यानी 3:30 बजे तक जो सुइयां हैं वो 105 डिग्री का एंगल बनाएंगी। समझ में आया। अब 105 डिग्री कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ये कितना आएगा 105, हमें चाहिए कितना, ये एंगल, सुइयों के बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे सुई के बीच का एंगल का कोण बराबर, ये पूरी लाइन कितनी रिप्रेजेंट कर रही है 180,
180 ही तो, और ये एंगल आया कितना है 105, 180 में 105 घटा दो आएगा कितना 75, 75 डिग्री में है तो हम रेडियन में बदल लेते हैं और ये आपका हो जाएगा कितना 25 से काट लो, 15 से काट लो तो 15 25 75 15 बरहियम यानी 5π/12 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? लिख लीजिए। चले आगे, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में है। और एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आपकी पिकअप होते हैं यूपी बोर्ड में, है ना? तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या करती है आपसे, मिटालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। 12 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि दो वृत्तों में समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 और 75 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो दो वृत्त कह रहा है वो कैसे हो सकते हैं। एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे, एक छोटा एक बड़ा, या एक बड़ा एक छोटा, जो भी हो, दो वृत्त हो गए। अब दो वृत्त हैं तो उनके कहीं ना कहीं केंद्र होंगे, तो केंद्र हमने मान लिया। उसके बाद उनकी त्रिज्याएं होंगी तो हमने त्रिज्याएं मान ली, R1 और R2 त्रिज्याएं हो गई। अब उसके बाद चाप की बात कर रहा तो कहीं ना कहीं ये चाप है, ये और ये एक चाप है, ये, और ये कहता है कि चाप जो है वो दोनों बराबर हैं, इसमें भी यल है और इसमें भी यल है, दोनों चाप बराबर हैं। और ये चाप जो है यहाँ पर एक में क्या करते हैं, आंतरित करते हैं 60 डिग्री और एक में आंतरित करते हैं 75 डिग्री। 60 और 75 डिग्री, 2 डिग्रियाँ मिल गई, इतनी चीज़ें मिल गई। अब हमें चाहिए क्या? एक लाइन याद करना है आपको, कोण को हम थीटा लिखते हैं, लंबाई चाप की लंबाई को यल लिखते हैं, और अपान में क्या त्रिज्या को क्या लिखते हैं आर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या एक फार्मूला होता है, इसे दोनों में हमें लगा देना है ना? अगर हम फर्स्ट वृत्त की बात करें, फर्स्ट वृत्त, तो फर्स्ट वृत्त की हम बात करते हैं तो हमें मिलेगा कोण यानी 60 डिग्री इक्वल टू चाप यानी यल अपान त्रिज्या यानी R1। मिला? कोई डाउट है इसमें? अगर हम R1 निकालें तो R1 इक्वल टू यल अपान 60, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड वृत्त की बात करें तो सेकेंड वृत्त आपसे कहता है कि जो ये है यहाँ पर 75 है, वो बराबर है यल अपान R2 के, यानी R2 इक्वल टू यल अपान 75। ये बात हो गई R1 और R2 की। अब रेशियो पूछ रहा है, सबसे पहले R1 फिर R2,
तो R1 रेशियो R2 का मतलब हो जाएगा आपका L/60 और L/75। समझ में आया? इसे हम लिख कैसे सकते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 75 L/60 L से L कट जाएगा और ये आपका बचेगा कितना 75/60। 5 से काट दोगे 15 5 जा 15 4 जा, यानी कुल मिलाकर R/R1/R2 का मान 5/4 मिलेगा, या हम कह सकते हैं R1 रेशियो R2 को 5/4। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 13 है? चलिए 13। आपसे ये कह रहा है 13 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपसे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ध्यान दो, एक पहिया मतलब क्या, ये तो होता है। अगर ये 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, अगर ये 1 मिनट में 360 मतलब 1 मिनट में ऐसे घूम जाता है पूरा, तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, एक परिक्रमण में 360 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 360 परिक्रमण और एक परिक्रमण में 360 डिग्री। अरे एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा कि नहीं? ऐसे कितनी बार घूमता? 360 बार घूमता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट जो होगा वो बराबर हो जाएगा 360 गुणे 360 डिग्री के, यानी कुल मिलाकर अगर हम गुणा करें तो 36 गुणे 36 नहीं करते, ये लिखा रहने देते, अभी काम आएगा। क्लियर? ये हो गई कि 1 मिनट में इतने डिग्री का एंगल ये बना देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 1 मिनट को हम लिखते क्या हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हाँ, अब 60 सेकेंड को सेकेंड हिंदी में लिख दें। 60 सेकेंड में ये यही कोण बनाएगा। अगर हम 1 सेकेंड की बात करते हैं, 1 सेकेंड की बात करते हैं, तो 1 सेकेंड में 60 360 गुणे 360/60 अंश का कोण बनाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब ये एक 0 काट दीजिए और ये एक 6 काट दीजिए, 36 60। अब 60 से इनका गुणा कर लीजिए, 36 के 6 और 6 18 3 21, 260 डिग्री का एक कोण बनाएगा। 260 डिग्री, समझ में आया? अब 260 डिग्री को हमें क्या करना, अगर हम पाई में कन्वर्ट कर पाए तो कर दें, और पाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2160 को पाई/180 से भाग देना है, यानी कुल मिला के 0 0 कटेगा तो 216 पाई/18 हो जाएगा। और 18 से अगर हम काटेंगे तो 6 3 18 6 3 18 3 21 36 और 6 3 18 और 3 12 36, तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। यानी वह पहिया 1 सेकंड में 12 पाई का कोण बना डालेगी। समझ में आया? लिख लीजिए। पूरा समझ में आया कि कोई डाउट है? नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। 1 मिनट में कहता है कि 360 बार परिक्रमा करता है, 360 ऐसे घूम जाता है, 360 राउंड मार देता है एक पहिया, है ना। अब इसको इग्नोर कीजिए, हमें ये पता है कि एक परिक्रमण अगर वह करेगा तो 360 डिग्री का एंगल बना देगा। समझ में आया? एक परिक्रमण पर 360 डिग्री बनाएगा, लेकिन जब इतने परिक्रमण करेगा तो इतने से गुणा कर देना पड़ेगा। अरे भाई, एक टाफी 2 रुपए की, 10 टाफी 20 रुपए की, तो एक परिक्रमण में इतना एंगल, तो इतने परिक्रमण में इतना गुणे इतना एंगल। इतना समझ में आया? अब 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिखते हैं, और 60 सेकंड को से जब 1 सेकंड बनाएंगे तो इस 60 से भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो ये आएगा, इससे बदल देंगे किसमें, रेडियन में। ये पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा आपका बन गया सी, आप पहुंच गए रेडियन में, और ये जो कुछ आया है ये क्या बन जाएगा, रेडियन। अभी नहीं समझ में आया हो तो हम मिटाल के फिर से यही बताएं। आया? बिल्कुल लिख लीजिए। इजी, कठिन कुछ भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है।
आप लोग अगले कल के वीडियो में और आगे इससे क्वेश्चन लगाएंगे। प्रयास करना आपको भी क्वेश्चन लगाने, हम इसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसे पिक खींच के बुक की हम वीडियो के अंत में आपको दे देंगे और आप उससे देख के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ हैं, उनको छोड़ दीजिएगा, हम कल अगली वीडियो में फिर बता देंगे। अदर सभी वीडियोज़ को पाने के लिए खासकर फर्स्ट ईयर की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के लिए बस।